नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित सिल्वर वेंडिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सिल्वर वेंडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक मानवीय मूल्यों पर आधारित कहानी है, जिसमें किस प्रकार से आधुनिकता परंपराओं पर हावी होता हुआ नजर आता है, उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। परिवार में जहाँ 4 बच्चे होते हैं, उन 4 बच्चों का पालन पोषण एक माता पिता के द्वारा किया जाता है, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक माँ बाप के 4 बच्चे मिलकर भी पालन पोषण नहीं कर पाते। यह कहानी मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं और पारिवारिक कहानी की पृष्ठभूमि दर्शाने का प्रयास करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आज के समाज की परिस्थितियां किस प्रकार से विकसित हो रही है और इस विकसित समाज में किस तरह से लोगों की जो मानसिकताएं हैं, जो लोगों का रहन सहन है, जो लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य हैं, वह किस तरह से उदासीन होते हुए नजर आते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी ने इस शीर्षक के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो जीवन है किस तरह से स्वावलंबी है, और स्वावलंबी जीवन में व्यक्ति की जब महत्वाकांक्षाएं टकरा जाती हैं तो वहीं पर जीवन के 2 ठहराव हो जाते हैं। व्यक्ति यह सोचने पर विवश हो जाता है कि वह जीवन भर जिस स्वावलंबी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, जिस ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से वह पूरे जीवन भर प्रयत्नशील रहा, आज समय इस तरह से आके उसके सामने दस्तक दे दिया कि वह अपने उन सभी स्वावलंबन को भूल जाए और आधुनिकता को अपनाए। यदि जो व्यक्ति इस आधुनिकता को अपना लेता है और पुराने परंपरावादी जीवन को वह छोड़ देता है, वह व्यक्ति के तो बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन उसका अंतर्मन यह उसको धिक्कारता है क्योंकि उसका स्वाभिमान स्वावलंबन का हनन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आधुनिकता के प्रभाव को अपने बच्चे को रहन सहन कल्चर को स्वीकार नहीं कर पाता, ऐसे माता पिता बच्चों के द्वारा उपेक्षित किए जाते हैं और वह समाज में नाना प्रकार के उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए विवश होना पड़ता है। आइए देखा जाए कि किस तरह से सिल्वर वेंडिंग एक लंबी कहानी है, मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती है। मनोहर श्याम जोशी ने अनेक रचनाओं का संग्रह किए हैं, लेकिन जो सिल्वर वेंडिंग है एक लंबी कहानी है और मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज, यदि हम कहें इस कहानी की जो विशेषता है, इस विशेषता में जो जोशी यानी जो लेखक हैं, लेखक के पूर्ण रूप से उनके भाषी अंदाज और मुहावरों से युक्त कार्य कुशलता को इसमें दर्शाने का प्रयास करती है। आधुनिकता की ओर हमारा बढ़ता समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है। आज हमारा जो आधुनिकता के नाम पर बढ़ता हुआ समाज है, नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए। जो मानवता का जो मूल्य है, कहते हैं कि मानवता जो होती है, मानव धर्म जो होता है, सभी धर्मों से श्रेष्ठ और महान होता है। जब मानव के अंदर मानव के प्रति प्रेम ही नहीं है, लगाव ही नहीं है, तो उस समय धर्म लोगों के अंदर लगाव पैदा करने का एक माध्यम होता है। लेकिन व्यक्ति जब उसको अपनाने के लिए स्वीकार होता, व्यक्ति जब सब धर्म यह कहते हैं कि हमें शांतिपूर्वक सहज भाव से सबका सम्मान करते हुए सबके अधिकारों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमें जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन फिर भी अराजक तत्व, कट्टरपंथी विचारधारा, सांप्रदायिक तनाव
की वजह से लोग धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ दो जुमले हैं, दो विचारधारा हैं, एक यशोधर बाबू के और एक उनके लड़के लड़कियों, उनकी औरतों के विचारधारा। नहीं, पूरा परिवार दो गुटों में बट जाता है। परिवार में यशोधर बाबू के 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। यशोधर बाबू की पत्नी है, यशोधर बाबू हैं। तो यशोधर बाबू क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं, पर थोड़ा सा और देख लिया जाए। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद, यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव, जो संभाव प्रापर में एक निर्णय की स्थिति भी। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के जीवन के द्वंद्व है। ये दोनों स्थितियां हालात का ज्यों का त्यों स्वीकार करती हैं, बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। अर्थात देखिए, यशोधर बाबू एक दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी ऑफिस है, सेक्टर ऑफिस का दफ्तर है, उसमें सबसे बड़े पद पर हैं। वाईडी पंत के नाम से जाना जाता है और वह बड़े नियमित होते हैं। उनका बचपन का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा होता है। माता पिता के कम उम्र में ही मृत्यु हो जाने के बाद किसी तरह से 10वीं पास करने के बाद वह काम धंधे की तलाश में शहर की तरफ जाते हैं। शहर में उनकी मुलाकात एक किसंदा नाम के व्यक्ति से होती है, जो वह भी जिस दफ्तर में यशोधर बाबू आज काम कर रहे हैं, कभी किसंदा उस दफ्तर के सबसे बड़े बाबू होते हैं। यशोधर बाबू की उम्र काफ़ी छोटी होती है। किसंदा का यह स्वभाव होता है, उनका परिवार तो कोई होता नहीं है। जो लड़के गांव गड़ा से दूर दराज से काम धंधे की तलाश में आते हैं, कहीं जिसको सहारा नहीं मिलता है, तो किसंदा अपने ही क्वार्टर में उस बच्चे को रख लेते हैं और कहते हैं मिलके लाओ, मिलके बनाओ, खाओ और काम धंधा भी दिलाने का प्रयास करते हैं। यशोधर बाबू भी उन्हीं लड़कों में से हैं। अपनी बुआ के अल्मोड़ा के गांव में वो पढ़ते हैं और इस तरह से अल्मोड़ा ज़िला में रहते हैं और इस तरह से वो निकलते हैं। किसंदा से उनकी मुलाकात होती है। किसंदा अपने क्वार्टर में उन्हें शरण देते हैं। यशोधर बाबू की उम्र इतनी कम होती है कि वह चाह कर भी अपने दफ्तर में उन्हें नौकरी नहीं लगवा पाते हैं। फिर वह किसी तरह से रसोइया के जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उसमें उनकी नौकरी लगवाते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है और वह अपने दफ्तर में उन्हें सेट कर देते हैं, यानी दफ्तर की तरफ उन्हें नौकरी लग जाती है। समय के हालात के हिसाब से यशोधर बाबू किसंदा को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं की कर्तव्य निष्ठा पर पदचिन्हों को अनुसरण करते हैं और उसी पर चलने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है और यशोधर बाबू इस परिवर्तित समय में धीरे धीरे अपनी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी के बलबूते पर वह सभी दफ्तर में काम करने वाले लोगों पर अपनी एक पहचान या पकड़ बना लेते हैं। और किसंदा धीरे धीरे उम्र होती है, एक दिन ऐसा आता है कि किसंदा रिटायर हो जाते हैं और यशोधर बाबू उनके उस कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं जहाँ पर उनके पहले गुरु अर्थात किसंदा बैठते थे। तो इस तरह से यशोधर बाबू रिटायर की अवस्था में किस तरह से उनकी स्थिति बनी हुई है, आइए पाठ के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए, जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। यशोधर बाबू जब से
दफ्तर के जो बाबू बने हैं, हेड बाबू बने हैं, तब तक जो दफ्तरी में काम करने वाले जो लोग हैं वह उनसे असंतोष व्यक्त करते हैं। क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि यशोधर बाबू एकदम नियमित समय से आते हैं और काम करते समय समय का ध्यान नहीं देते हैं। यदि दफ्तर यदि बंद होने का समय 5 बजे है, यदि अंतिम फाइल पर काम कर रहे हैं और काम करते करते यदि उसमें 5:30 बज गए, 5:25 बज गए, कभी कभी 6 बज गए, तो दफ्तर बाबू यशोधर बाबू को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी, अर्थात वह काम करके ही फाइल को बंद करते थे। लेकिन वहीं जो दूसरे दफ्तर के जो कर्मचारी हैं, उनके इस रवैये के माध्यम से उन्हें भी दफ्तर में काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो मेनन हो, चाहे वो माली हो, चाहे उनके असिस्टेंट हों, चाहे उनके सहायक या बाबू हों, इस तरह सबको अब रुकना, क्योंकि यशोधर बाबू सबसे बड़े बाबू हैं और जब बड़े बाबू वहाँ से निकलेंगे तभी तो सभी लोग निकल पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में कर्तव्य निष्ठा उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। वह कभी भी समय से पहले दफ्तर नहीं छोड़ते हैं। हमेशा काम करते करते और काम में इतना उनका लगाव होता है कि वह काम करने के बावजूद ही दफ्तर छोड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे, 5:25 तो दफ्तर में बज रहे थे, कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी ने अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं। जब रेडियो में समाचार आते हैं तभी घड़ी लोग मिला लेते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। इसलिए उन्होंने कहा कि दफ्तर की घड़ी सुस्त हो गई, अर्थात व्यंग करते हैं कि जिस तरह से दफ्तर की घड़ी सुस्त हो गई, उसी तरह से दफ्तर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वह लोग भी क्या हो जा रहे हैं, सुस्त होते जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि फाइल आउटे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माताओं पर डाली। आउटे में अर्थात रख देते हैं, फिर अपने माताओं अर्थात अपने साथ काम करने वाले लोगों पर निगाह डालते हैं। उसके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने का मजबूर होते हैं। यह काम करने वाले लोग यशोधर बाबू की वजह से ही 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए विवश होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कह चलते चलते जूनियरों से कोई बात कह देते थे और इस तरह से कर दिए, मनोरंजन में बात कर दिए। भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। और इस तरह से वह सभी जो कर्मचारी हैं उनसे चलते चलते वो कुछ हंसी मजाक भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं कि दिन भर की जो सुस्त अवस्था है, काम करने के लिए जो लोगों में एकदम व्यस्तता है, उस व्यस्तता को दूर करने के लिए वह कुछ मजाक भी कर लेते हैं। और यह मजाक करना कृष्णदास से, अपने गुरु कृष्णदास से उन्हें विरासत में मिली हुई। तो आज वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि पालन करते कहते हैं, आप लोगों की देखा देखी, आप लोग जिस तरह से सुस्त हैं, जिस तरह से आप लोग सुस्त हो के काम करते हैं, आप लोगों की ही देखा देखी में घड़ी भी उसी बात का अनुसरण कर बैठी है और वह भी आप ही लोगों के द्वारा के समान वह भी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है, अर्थात वह भी अब धीरे धीरे चलने लगी है। इस तरह से आप देखेंगे कि यशोधर बाबू इसमें बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दफ्तरी जीवन में आने के बाद लोगों की जो मानसिकताएं होती हैं, जो विचार होते हैं, वह बदल जाते हैं और लोग काम करने के बजाय ज़्यादा लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पर ध्यान देते हैं। यह सब यशोधर बाबू को कतई बर्दाश्त नहीं होता है। आगे पेज पर देखिए,
हम फोटो नहीं डाल पाए, लेकिन आगे सीधे असिस्टेंट ग्रेड से आए नए छोकरे चड्ढा ने। उसकी चौड़ी मोहर वाली पतलून, ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। सब कुछ ठीक नहीं है। इस यशोदा बाबू के नीचे जो काम करने वाले जो असिस्टेंट क्लर्क हैं, जिनको हम चड्ढा के नाम से जानते हैं, वह उनकी चौड़ी मोहर वाली पतलून पैजामा पैंट जिसको कह सकते हैं, ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर अच्छा नहीं सब कुछ ठीक नहीं लगता है मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की और क्या करता है, एज एजुअल बोला, बड़े बाबू एज यूजुअल, अर्थात यह अब प्रयोग करने लायक नहीं है। बाकी अपनी चूहेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? बाकी आपकी चूहेदानी का घड़ी का क्या है, सही समय बताती है? पंत जी ने चड्ढा की धूर्तता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। पंत जी उससे बोलना नहीं चाहते, लेकिन कह देते हैं करेक्ट टू करेक्ट सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धूर्त होकर पंत जी कलाई थाम ली और उसका दुस्साहस का कोई सीमा नहीं रह गया। चड्ढा ने अपने बड़े अधिकारी अर्थात यशोधर बाबू की कलाई थाम ली। कहते हैं इस तरह की धूर्तता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने को याद करते हैं जब दफ्तर में वो किशनदा को भाई नहीं साहब कहते। जब वो याद करते हैं किशनदा को कभी भाई नहीं कहें, साहब कहते थे और समझते थे। घड़ी की ओर देख कर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है, बड़ी पुरान मॉडल लग रही है। बड़े बाबू यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी। एक डिजिटल घड़ी ले लो, जापानी ब्रांड की घड़ी ले लो, बाजार में सस्ता भी उपलब्ध है। यह घड़ी मुझे शादी मिली थी, हम पुरानी चाल के। यशोधर बाबू भी तर्क देते हुए कहें, यह घड़ी मुझे शादी मिली थी, हम पुरानी चाल के और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। अरे यही बात है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही, कैसा रहा जवाब हमारा? इस तरह नाले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू या यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैश जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू ने जिस समय दिल्ली से आए थे, जिस समय यशोधर दिल्ली से आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बना कर रख लिया। तब किशनदा ने अपने दफ्तर में मैस का रसोइया, खाना बनाने का रसोइया बना के रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए। किशनदा ने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए और वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज